वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति शत शत नमन। इस पूरी अध्ययन की प्रक्रिया में हमें हमेशा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पुनश्च शुभ प्रभात के साथ सभी भाई बहनों का स्वागत। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आधारित किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर के आयोजन में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर गतिविधियों की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राधे श्याम भैया जी को। भैया जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी दीदी, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और बाबा जी को नमन करते हुए आज की प्रस्तुति को शुरू करता हूँ। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में जो उद्देश्य रहा किशोरवयीन बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास हो, और उसमें 6 बिंदुओं को निश्चित किया गया था, जिसमें कि उत्साह, प्रवृत्ति परिमार्जन, उत्सव और इसके साथ ही बच्चों में व्यवहार कौशल्य, श्रम कौशल्य, सेवा कौशल्य, इनके बारे में अवेयरनेस जगे। तो इसको लेकर उद्देश्य और फल निष्पत्ति जो है वो डिजाइन की गई थी। तो इसके लिए जो मार्गदर्शन रहा वो आदरणीय योगेश भैया का रहा और उनके मार्गदर्शन में ये पूरा शिविर संपन्न हुआ। तो भैया के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। जैसे कि अब हम लोग अध्ययन पठन से गुजरते हैं, तो उनके लिए मुझे ये शिविर काफ़ी उपयोगी लगा। हम साल भर जो अपने घर पर रहकर या अपनी जगह पर रहकर जो पठन अध्ययन करते हैं, उससे हम जब ऐसे शिविरों से गुजरते हैं, 15 दिन लगातार इसमें काम करते हैं, तो हमको भी एक अध्ययन में एक अच्छी गति मिलती है। और ये परस्पर पूरक वाला कार्यक्रम ऐसा ध्यान में आया। जिन बच्चों के लिए ये शिविर डिज़ाइन हुआ था, उनके लिए भी काफ़ी उपकारी रहा। इसका हमने मूल्यांकन जो किया था, उस पर से हम ये समझ पाए। इस शिविर में जो उद्देश्य तय किए गए थे, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ का भी डिज़ाइन था। जैसे कि आप 4-5 दिन से ये प्रस्तुतियाँ सुन ही रहे हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने अपने-अपने प्रस्तुति में रखा ही है कि शिविर का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर किस तरह से था। तो उसमें जैसे कि सुबह 5 बजे जगना है, व्यायाम है, खेलना है, सेवा अभ्यास, श्रम अभ्यास, प्रार्थना, आनापान, चेतना विकास मूल्य की कक्षा, प्रोजेक्ट वर्क, आउटिंग, कारपेंट्री वर्कशॉप और शाम में मूल्यांकन, ऐसे
अलग अलग चीज़ों का जो है एक्टिविटी के रूप में डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें से मेरे पास जो था आनापान और प्रार्थना, सीवीएमएस, प्रोजेक्ट वर्क और मूल्यांकन और आउटिंग, इन चीज़ों की इसमें मैंने भागीदारी निभाई। तो एक-एक कर मैं थोड़ा रखना चाहूँगा कि कैसा रहा मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी, इसमें मैं क्या ऑब्ज़र्व कर पाया। तो आनापान और प्रार्थना जो था, इसमें बच्चे अभी जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं वर्तमान स्थिति में, तो बच्चे अ, एकाग्रता में काफ़ी कम हो पाते हैं, स्वयं में एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो आनापान इस साधना से जो है, इसके द्वारा बच्चों को ये ध्यान दिलाया गया कि देखिए 10 मिनट के लिए हमको अ, मन को एकाग्र करना है नासिका पर, क्या हम कर पाते हैं क्या? तो शुरू-शुरू में 4-5 दिन तक बच्चों को इसका आदत नहीं होने से और जो भी अभ्यास उनका रहा है पूर्व, उससे पता चला कि मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं होता है, ये अलग-अलग जगह भटकता है। तो उसको एक जगह लाने के लिए हमको प्रयास किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से एक संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो आनापान के माध्यम से ऐसे अ, बच्चों को स्थिति का आकलन कराया गया और धीरे-धीरे बच्चे जो है, एक 10 दिन में बच्चों काफ़ी एक इसमें प्रौढ़ता बच्चों ने पाई। जो बच्चों ने इसको पूरा मन से किया, लगन से किया, वो बच्चों ने फीडबैक में भी बताया कि उनको इसका लाभ हुआ करके। तो बच्चों में जो चंचलता होती है, जो कम एक मतलब एकाग्र नहीं हो पाना है, जो स्ट्रेस आना है बच्चों को, ऐसी चीज़ों में बच्चों ने रिलीफ़ देखा स्वयं में। तो ये भी अ, बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायी रहा और इसके साथ ही फिर प्रार्थना होती थी। तो प्रार्थना भी बच्चों ने रोज़ सुनकर जो है बोलने का प्रयास किया, तो बच्चों की प्रार्थना भी याद हो गई थी। तो इस तरह की एक्टिविटी रही और साथ में जो प्रार्थना का अर्थ है, उसको भी बच्चों ने फिर आगे चल के समझने का प्रयास किया। तो धीरे-धीरे शब्दों का परिचय और फिर अर्थ की तरफ बढ़ना, ऐसा भी बच्चों में ग्रोथ देख पाए। फिर इससे जो है बच्चे चाहिए जहाँ ध्यान लगाना है हमको, वहाँ पर ध्यान लगा पा रहे थे। ये बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी रही। फिर दूसरा जो था सीवीएमएस, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की कक्षा होती थी। इसमें बच्चों को जो संबंधों की पहचान कराई गई और हमारे आस-पास जो संबंधी है, वो हमारे लिए किस प्रकार से पूरक है, उस पर बच्चों के साथ चर्चा होती थी हर रोज़ और बच्चों का जो अ, उनका भी जो शेयरिंग रहता था, उसको भी वहाँ पर लिया जाता था। बच्चे किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर अभी रहते हैं, तो उन संबंधियों को किस प्रकार से देखते हैं। ऐसा भी एक लाइव शेयरिंग रहने से बच्चों को एक-दूसरे की प्रस्तुति सुनकर भी ध्यान जाता था कि हम किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं। तो इससे भी धीरे-धीरे उनको एक पूरकता स्पष्ट होते गई और स्वयं में जो व्यवस्था है, उसकी तरफ भी बच्चों को ध्यान दिलाया गया कि मानव में जो व्यवस्था है, वो जीवन और शरीर इस रूप में है और इनकी आवश्यकता का भी बच्चों को वहाँ पर चर्चा रूप में, संवाद रूप में ये बताया गया। वो भी बच्चों को धीरे-धीरे शिविर में जो है, उसका उपयोग होते हुए दिखा हमको। जैसे-जैसे बच्चे परस्परता में रहते थे, तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट दिखते गया धीरे-धीरे कि भाई ये जो है, हमारे संबंधी, उनका एक रोल है हमारे साथ और वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की मदद से जो है बच्चे अ, और अच्छे से व्यवहार कर पाते थे। अ, उसके बाद था प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में विनोद भैया जो है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था प्रोजेक्ट के टॉपिक और ये। तो उनके मार्गदर्शन में जो है, फिर हमने अ, मेरे पास जो था वाटर मैनेजमेंट का था कि ऐसे कैंपस में जो है, जहाँ पर कि पानी की कमी है और समर का सीज़न है, किस तरह से हम पानी का यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं मिनिमम में और हमारी आवश्यकता भी पूरी हो। तो ये बच्चों के लिए अगर देखें तो बच्चे जिस वातावरण में रह रहे हैं और आगे अगर कभी ऐसा उनको उनकी जगह पर भी सामना करना पड़ता है कम पानी का, तो वो किस तरह से हल निकालें। तो बहुत सारे ऑप्शन बच्चों को यहाँ पर पता चले कि किस तरह से हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसा कि प्रचलित में अभी हम जो स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर पत्रावली यूज़ की थी वहाँ पर, जो पत्तल थे, पलाश के पत्तों के बने हुए। तो उस कारण से बर्तन धोने का जो था, वो वाला पानी बचता था।
उसके बाद जो है बाथिंग वाला पानी जो था उसको भी बच्चे रीयूज करते थे पेड़ों पेड़ों के लिए। अ इस तरह से बच्चों को अलग-अलग जगह पर किस तरह से हम वाटर का सेविंग कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है, उसके बाद जो वाटर फिल्टर का जो पानी है उसका है। तो ऐसे अलग-अलग ऑप्शन बच्चों को पता चले और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा एक एक्टिविटी बच्चों में हुआ कि इतना कुछ ऑप्शन है हमारे साथ, पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है हमारा, ये भी रहा। फिर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आजकल रिसर्च बच्चों को करना होता है और किशोरवयीन बच्चों से ही लेकर स्कूल में भी इसका छोटा-छोटा बेसिक स्टेप भी होने लगा है, तो उसका भी एक परिचय बच्चों को इस प्रोजेक्ट वर्क से हुआ कि इसमें कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट में सदस्यों की सूची लिखना है, उद्देश्य है, डाटा एनालिसिस है, डाटा कलेक्शन है, इम्पोर्टेंस है डाटा का, कंक्लूजन है, ऐसी कई चीज़ों पर बच्चों का ध्यान गया। और साथ ही बच्चों में अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट टीम में करना होता है, तो टीम वर्क की तरफ भी बच्चों का ध्यान दिलाया गया कि हम टीम में काम कर पा रहे हैं क्या? टीम में काम करते हुए जो कोऑर्डिनेशन है आपस में लीडर की क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए? क्या हमें लीडर की क्वालिटीज़ आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं क्या? ऐसे कई बिंदुओं पर भी चर्चा होती रही बच्चों की और बच्चे लाइव इसको फ़ील भी कर पाए, क्योंकि अलग-अलग बौद्धिक स्तर के बच्चे इसमें थे और उम्र के हिसाब से भी थोड़े छोटे-बड़े भी थे, तो सबको साथ में लेके चल पाना, एक 8 से 9 बच्चों का ग्रुप रहता था, तो उसमें फिर सबके लिए एक अवसर रहता था और जो बच्चे अगर इसमें अपने आप को ज़्यादा आगे पाते थे, तो उनके लिए ये था कि भई मैं सबको साथ में लेके चल पा रहा हूँ क्या? मेरे में कोऑर्डिनेशन की योग्यता है क्या? ऐसी चीज़ें जो है मैं सहयोग कर पा रहा हूँ क्या? इसके लिए भी उनमें एक जाँचने का अवसर उनको मिलता था। कृतज्ञता मेरे में है क्या? लचीलापन मेरे में है क्या? तो ये जो लीडर के रोल है इसके बारे में भी उनका ध्यान गया इस तरफ। मेंटर की ओर से भी इसको डिस्कस किया गया। फिर था अगली एक्टिविटी मूल्यांकन। तो डेली में जितना भी दिन भर में बच्चे प्रयास करते थे, जितना भी लर्निंग करते थे, तो एक देखा कि इसको शाम में एक बार जो है, इसको समराइज़ भी करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है एक अच्छा लगा करके दिन का पूरा किया जाता है कि मुझको अच्छा लगा और दिन समाप्त हो जाता है और हम अगले दिन के लिए वापस तैयार हो जाते हैं। पर उसमें से लर्निंग क्या हुआ इसको अगर हम नहीं करते हैं तो फिर ये काफ़ी चीज़ें हमारी छूट जाती है, ऐसा ध्यान में आया। तो डेली रूटीन में मूल्यांकन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ऐसा ध्यान में आता है और अपने दर्शन में भी हम देखते हैं कि मूल्यांकन जो है, उसी से हमारी ग्रोथ है। तो इसको भी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन शिविर में किया गया। तो जैसे कि बच्चे दिन भर में जो सीख रहे हैं उसको कितना रिमेंबर यानी कि याद रख पा रहे हैं, कितना उसको रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं, यानी कि पहचान पा रहे हैं और कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी कि पुनः स्मरण में ला पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है मूल्यांकन के माध्यम से ये जाँचने का प्रयास हम लोगों ने किया। तो इसमें जो भी शिविर के उद्देश्य थे उसको आधार रखते हुए हमने इसका डिज़ाइन किया था और इसमें शुरू में एकदम छोटा-छोटा इनिशियल स्टेप्स लिया जैसे कि हाँ, ना में हमने मूल्यांकन बच्चों का जो है करने का प्रयास किया कि भई मैं सुबह उठ पा रहा हूँ क्या 5 बजे? हाँ या ना? क्या मैं जो फलाहार वहाँ पर दिया जा रहा है सुबह में नाश्ते में उसको मैं ले रहा हूँ क्या? हाँ या ना? ऐसा पहला जो था बेसिक स्टेप बच्चों को येस और नो में लिखना था और ये था कि भाई किसी का दबाव नहीं है आप पर, जो भी आपने किया है उसको ईमानदारी से आप लिखने का प्रयास कीजिए या कहने का प्रयास कीजिए। तो हमने देखा कि बच्चों ने पूरी ईमानदारी से उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। अगर बच्चे नहीं कर पाए तो उन्होंने लिखा या फिर बताया कि हम नहीं कर पाए। तो ये एक देखने को मिला कि प्रचलित में क्या होता है कि स्कूली शिक्षा में बच्चे डर के मारे नहीं किया तो भी बोल देते हैं किया। और यहाँ पर एक अवसर था बच्चों के लिए कि भाई हम इसको बता पाए और जो हमारे मेंटर और जो साथी हमारे वो भी हमारे लिए कैसे सहयोगी है, ये बच्चों को एक विश्वास दिलाया गया था वहाँ पर। तो उसका भी अ, उस कारण से भी बच्चे एक अपने आप से प्रस्तुत हो रहे थे। तो इसमें फिर हमने धीरे-धीरे इसमें थोड़ा और डेप्थ पाने का प्रयास किया, तो फिर बच्चे जो सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठकर जो उठना जो क्रिया है, इसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है क्या? ऐसा भी फिर थोड़ा हमने डिटेलिंग शुरू किया उसमें। एक प्रश्नावली हम बनाते थे और उसमें बच्चों को
प्रश्न देते थे हम उत्तर लिखने के लिए कि भाई जो भी आपने दिनचर्या में किया है, तो उसको आप थोड़ा सोचिए और उसमें के स्टेप्स आपको ध्यान में आ रहे हैं क्या? जैसा कि एग्ज़ाम्पल, बच्चे अगर जल्दी उठ पा रहे हैं 5 बजे, तो मैं कैसे उठ पा रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है? तो उसको हमने सोचने के लिए पॉइंट दिए थे, क्या मैं अपने आप उठ पा रहा हूँ या कोई मुझे उठा रहा है? क्या हो रहा है मेरे में? तो धीरे-धीरे बच्चों का ध्यान जाने लगा था कि हम ही अपने आप से उठ पा रहे थे। शुरू-शुरू में हमको मदद लगी, पर बाद में जो है हमसे उठना हो रहा था। तो एक हम में सिस्टम है कि उसके माध्यम से हम ये प्रक्रिया हम में होती है। ऐसा भी बच्चों का बच्चों से फीडबैक रहा। फिर ज़िम्मेदारी लेने से उठना होता है या अपने आप होता है? तो इसमें भी बच्चों का ध्यान गया कि भाई मुझे ज़िम्मेदारी लेना होता है। मुझे रात में स्वयं से बात कर स्वयं से संकल्प कर सोना होता है और मुझे उठने के लिए प्रयास करना होता है, तब जाके ये प्रक्रिया होती है। तो ऐसी सूक्ष्मता में भी बच्चे देख पाए। जैसा दूसरा था व्यायाम, तो व्यायाम से जो है मेरा शरीर स्वस्थ रह रहा है, मेरे फेफड़े और हृदय की कार्यक्षमता बढ़ रही है, इसकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है क्या? ऐसे सूक्ष्मता में भी फिर हमने बच्चों को ध्यान दिलाने का प्रयास किया और जो बड़े बच्चे थे किशोरवयीन, उनका इस तरफ ध्यान भी गया धीरे-धीरे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया एक अनिवार्य प्रक्रिया ऐसा ध्यान में आया। इस प्रकार 2-3 उदाहरणों से आपको ध्यान में आया होगा कि कैसे-कैसे हम स्टेप्स को बढ़ाते जा सकते हैं आगे और फिर बच्चों को जो है स्थूल से लेके सूक्ष्मता की ओर हम ले जा सकते हैं। और ये प्रयासपूर्वक काम है और क्या है डेली रूटीन में जो है जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कुछ परिवारों में हो सकता है इसकी आदत हो, पर अगर जनरलाइज़ अगर देखा जाए तो इसकी आदत नहीं है मूल्यांकन की। तो शुरू-शुरू में बच्चों का इसमें रहा कि रुझान थोड़ा बच्चों को बोरिंग टाइप लगा, पर जैसे-जैसे बच्चे खुद में देखने लगे, तो उनको ध्यान में आया कि हम एक-एक दिन को कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कितना अच्छे से कर सकते हैं, तो बच्चों में फिर उत्साह भी बनते गया। तो ऐसी एक ये प्रक्रिया है, इसको फिर आगे के लिए जो है और अच्छे से डिज़ाइन करने का भी प्लान हुआ है और हमारे लिए अगर देखें तो ये मूल्यांकन से हमको ये पता चलता है कि बच्चा किस क्रम से आगे बढ़ता है। मतलब उसके स्टेप्स जो है हमको पता चलते हैं। विथ मूल्यांकन अगर हम चलते हैं, एक तो हमको ये पता चलता है और बच्चे के साइड से देखेंगे तो बच्चे को ये पता चल रहा है कि उसका स्वयं का प्रोग्रेस किस तरह से है। वो एक मान के चल रहा होता है और जब वो एसेस कर रहा है तो उसको ध्यान में आता है कि ये स्टेप्स तो मेरा हुआ ही नहीं जहाँ पर कि ऐसे सूक्ष्म बातों की तरफ पूछा गया है कि जो कि अपेक्षित है, जिसको कि हम अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग में ये भाग अ, बच्चों को आ बच्चों को बताते आना चाहिए। ऐसी चीज़ों के बाद बच्चों का ध्यान जाता है। फिर साथ ही अ, हमारी प्रवृत्ति की ओर भी हमारा ध्यान जाता है। जनरली अभी परिवार में जब बात करते हैं बच्चों के साथ, तो हमारा अगर ऑब्ज़र्वेशन और कुछ प्रूफ़ नहीं है हमारे पास, तो बच्चे स्वीकारते नहीं है और बच्चों को वो थोड़ा भाषा आरोप की लगती है। पर ऐसे शिविरों से ध्यान में आता है कि हम अगर ऑब्ज़र्वेशन बच्चों का करते हैं और प्रूफ़ इकट्ठा करते हैं हमारे पास, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए हम चाहते हैं, तो उसके साथ बच्चे जो है सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं और एक सार्थक संवाद हमारा होता है बच्चों के साथ। अ, ऐसा भी ग्रीष्मकालीन शिविर से गुज़रते हुए ध्यान में आया। इसलिए भी इसकी एक आवश्यकता समझ में आती है और बच्चे जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको वातावरण और बड़ों का जो सपोर्ट चाहिए, उसकी आवश्यकता यहाँ पर महसूस होती है। तो इसमें जो अभिभावकों का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी एक बहुत बढ़िया लगता है कि अभिभावकों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये काफ़ी सार्थक प्रयास दिखता है। फिर जो है आगे शिविर के लिए जो है इसमें ध्यान में आया कि और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका अभी से जो है शुरुआत किया है। इसके लिए जो रिसोर्सेज़ चाहिए, वो रिसोर्सेज़ को रिसोर्स पर्सन जो है वो फिक्स करते हुए इसका एक डिज़ाइन जो है अभी से शुरू करें, उसका प्रयास भी योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ है। कुल मिलाकर एक जो था, ये बढ़िया रहा। जो भी उद्देश्यों को लेकर प्रयास हुआ ग्रीष्मकालीन शिविर का, तो लगता है वो एक लेवल तक सफल हुआ है और इसमें और आगे के लिए भी प्रयास करने के लिए सब जन तैयार भी है। तो मेरी तरफ से इतना था। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बढ़िया। किशोर वयीन सत्र की शुरुआत आसमान से होती थी ताकि दिन भर बच्चों का ध्यान लगा रहे। परिवार परिवार में संबंधों के अभ्यास के लिए सीबीएमएस की क्लास, फिर टीम वर्क के लिए और एक दूसरे के समन्वय के साथ प्रोजेक्ट वर्क, और पूरे दिन भर का कार्यक्रम एक बार रिवाइज करने के लिए उसमें बच्चों की आदतें, स्वयं को देखना, यानी कि स्थूल से लेकर सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए मूल्यांकन। इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत बढ़िया से आपने पूरे दिन भर का प्लान किया था। तो फिर से एक बार भैया जी बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद। हमने कल के सत्र में योगेश भैया जी द्वारा रखे गए धीरता वीरता मानव मूल्यों पर प्रस्तुतियां सुनी। उसमें हमने देखा कि न्याय के प्रति निष्ठा ही धीरता है। तो दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वयं की बौद्धिक और भौतिक शक्ति का नियोजन करना ही वीरता है। दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो न्याय हमें स्पष्ट हुआ है उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता समाधान के रूप में और भौतिक शक्ति समृद्धि के रूप में नियोजित करना ही वीरता है। जैसे कि हमने ये भी देखा था धीरता मूल्य में संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह विधि से धीरता प्रमाणित होता है अथवा धीरता को हम प्रमाणित करते हैं। यह परस्पर संबंध संतुलन का द्योतक है। संपूर्ण संबंधों में साम्य रूप में वर्तमान विद्यमान वस्तु का नाम ही विश्वास है और वस्तु के रूप में विश्वास संबंध संतुलन के रूप में ही समझ में आता है। यानी मानव मानव के साथ संबंध संतुलन बनाए रखने में आवश्यकता की प्रतीक्षा बनी ही है। तो मानव संबंध में यानी उदाहरण के रूप में यह देख सकते हैं कि जितना दूर तक अर्थात एक व्यक्ति के साथ साथ कई व्यक्ति के साथ जो अपने संबंध को संतुलित बनाए रखता है उसका संपूर्ण वस्तु लाभ हानि मुक्त विधि से उपयोग हो जाता है तथा जहां जहां तक संबंध संतुलन नहीं है वहां वहां तक भ्रमवश लाभोन्माद छाया ही रहता है। इसे प्रत्येक मानव अपने परिवेशगत मानव के साथ निरीक्षण कर सकता है और प्रमाणित हो सकता है। और वीरता मूल्य के बारे में हमने देखा था कि वीरता को हम न्याय को सर्वसुलभ करने योग्य प्रवृत्तियों, कार्यकलापों और आचरणों के रूप में समझते हैं। एक उदाहरण ऐसा भी देखा जा सकता है, कहीं भी दो व्यक्ति वादग्रस्त है, किसी मुद्दे में भ्रमित होकर ही ऐसा वाद होना देखा जाता है। तो ऐसे विवाद के मूल में दोनों गलत हो अथवा दोनों में से एक अवश्य गलत हो तब भी वाद विवाद होना विश्लेषित होता है। ऐसी स्थिति में वे दोनों परस्पर अपने संबंध को पहचानते नहीं रहते है, इसलिए वाद विवाद करने में कटिबद्ध हो जाते हैं। संबंध को समझ के समझ 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 के उपरांत एक दूसरे के बीच उत्पन्न मतभेदों का निवारण करने का सामर्थ्य का उदय होता ही है और इसी सिद्धांत के आधार पर तीसरा उन दोनों के परस्परता में संबंध संतुलन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करे तो वाद विवाद दूर हो जाता है। परस्पर मानव के साथ संबंध स्थापित रहता ही है, इसे जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही जागृति का तात्पर्य है। यानी जागृति पूर्वक ही मानव धीरता वीरता उदारता को और जागृति पूर्णता के प्रमाण स्वरूप दया कृपा करुणा को प्रमाणित करता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए
उदारता मूल्य पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं योगेश भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ भैया, अच्छे से। सभी को नमस्कार। मानव मूल्यों की चर्चा की कड़ी में हम अगला मूल्य उदारता। तो जैसे हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि अनुभवगामी विधि में या समझदार होने के क्रम में हम मानव होने का अभ्यास, मानव चेतना का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। 6 मानव मूल्यों के बारे में हमें बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया है। और इन 6 मूल्यों के बारे में स्पष्टता हमारे में होने से हम लक्ष्य को अपनी मानसिकता में स्थिर कर सकेंगे। जैसा हम सबको जानकारी हो रही है, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे में भाव की आवश्यकता है। यदि भाव का विकास ना हो तो लक्ष्य का विचार व्यावहारिक नहीं लगता। लक्ष्य के बारे में हम तर्क कर सकते हैं, भाषा दे सकते हैं, हमें इतनी जानकारी तो हो रही है कि अस्तित्व में प्रत्येक इकाई को लक्ष्य है। तो हम मानवों को भी लक्ष्य है, यानी हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य है, ध्येय है। और यह हमें स्वीकार भी होता है कि ध्येय विहीन होना या लक्ष्य विहीन होना ये भटकना है। भटकना है, अस्थिर होना है और अपने मानसिकता में अलग अलग प्रकार का द्वंद्व प्रश्न चलते रहते। और अगर हम ऐसा देखें तो हमारा मन लगता नहीं। मन नहीं लगने के कारण एक प्रकार की चंचलता आती है। हमारी चाहना में सुखी होने की चाहना तो है, और सुखी होने की चाहना में हम लक्ष्य को बदलते रहते हैं। और मुझे लगता है अगर हम और गहराई से अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य में एक भारी बदलाव हम करते रहते हैं।
और ये भारी बदलाव जितना आज हमें व्यवहार में दिखाई देता है, कि हम लक्ष्य बदलते रहते और वो बदलाव विचारों में बदलने के रूप में दिखता है, और ये बदलाव हमें संबंधों में दिखाई देते हैं। आपको भी ऐसा काफी सारा उदाहरण व्यवहार जगत में देखने को मिलता होगा। बचपन से लेकर अभी तक इतने संपर्क और संबंध हम सबके हो गए हैं, और हम प्रत्येक संबंधी को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ संबंधी ऐसे लगे कि ये विचार से मिलते जुलते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनके विचारों में वो कंसिस्टेंसी या वो निरंतरता दिखाई नहीं देती, और वो विचार बदलने के कारण व्यवहार में हमें ऐसा लगता है कि वो दूर होते चले गए। तो जैसे हमें सापेक्षता में दूसरे व्यक्ति विचार बदलकर दूर होते हुए नजर आए, वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी हमारी सापेक्षता में जब देखते हैं, उनको भी हम विचार बदलते हुए और दूर जाते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसी सापेक्षता में निर्णय कैसे हो, कौन बदल रहा है, कौन दूर जा रहा है, तो इसका निर्णय मानव मूल्यों के अध्ययन से हो सकता है। तो ये जो बदलाव हो जाते हैं विचारों में, ये गंभीरता इसलिए भी होते हैं कि इसमें हमारा आचरण व्यवहार भी बदल जाता है। और आचरण और व्यवहार में तृप्ति बिंदु नहीं मिलते। मुझे लगता है मानव मूल्यों की चर्चा करने का अर्थ है कि ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों को पहचान कर और सतत चिंतनशील होते हुए हम लक्ष्य को स्थिर कर पाए। लक्ष्य स्थिर होते ही हमारे आचरण और व्यवहार में स्थिरता प्रदान होती है, और स्थिरता प्रदान होने से ही उनमें जो आवश्यक परिमार्जन है, आचरण और व्यवहार में जो परिमार्जन है, अभी हम समझ रहे हैं कि ये जो परिमार्जन है ये प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। तो विचार रूप में लक्ष्य को स्थिर होने के लिए उपाय क्या है? तो पहला उपाय है जो हम लोग कर रहे हैं कि श्रवण होना, लक्ष्य को सुनना। तो लक्ष्य विचार में तो आ रहा है, हम सुन भी रहे हैं। अब जो दूसरा पड़ाव है कि यही लक्ष्य है, ऐसा स्थिर होना।
तो लक्ष्य यही है, यह स्थिर होने के लिए हमारे में भाव का विकास होना अब अनिवार्य है। और ऐसा भाव विकास होना ही एक प्रकार से हमारे प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। जैसे जैसे हमारी प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं, वैसे वैसे हमारा भाव विकास प्रारंभ होता है। और जैसा जैसा भाव विकास की गति सुदृढ़ होती है, वैसे वैसे परिणाम के रूप में हमको हमारा लक्ष्य स्थिर होता हुआ नजर आता है। जो व्यक्ति समझदार हो जाते हैं, जिनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति में भाव और लक्ष्य ये विलय होना दिखता है। और जो प्रकट होता है वो भाव है। तो जागरूक व्यक्ति के भाव हमारे लिए लक्ष्य हो जाते हैं, हमारे लिए लक्ष्य की प्रेरणा मिलती है। तो अभी हम पूज्य बाबा जी के जो भाव अनुभव हैं, उन अनुभवों को लक्ष्य के साथ श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्रवण में लक्ष्य भी आ रहा है, मतलब वो जगह भी दिख रही है, और साथ में लक्ष्य के साथ जो भाव आ रहे हैं, जो भाव पहुंच रहे हैं, ये भाव हमारे में मौलिक होने का भी हमें पता लग रहा है। तो हमारी प्रवृत्तियों का विकास होना और ऐसे परिमार्जित प्रवृत्तियों में हम 6 प्रकार के भाव जो स्वभाव कहलाते हैं, और समझने के अर्थ में हम उन्हें मूल्य कह रहे हैं। ऐसे मूल्य हमारा स्वभाव होने से जो हमें पाना है, उसे लक्ष्य ध्येय कह रहे हैं। उसके लिए एक सतत अंत प्रेरणा हमें मिलती रहती है। और ऐसी अंत प्रेरणा का संबंधियों के साथ जो एक तृप्ति बिंदु मिलता है, वही उसका नाम है उदारता। लक्ष्य प्राप्ति के रूप में संबंधी यानी संसार, उसे अब हम कहेंगे परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था। और ऐसे परिवार और समाज व्यवस्था की दृष्टि हमारे में उदय होने से ऐसी दृष्टि, भाव, प्रवृत्तियां परिमार्जित होने से जो एक सुखद एहसास कहिए हमें होता है, एक तृप्ति जैसा लगता है, वो है उदार होना। तो ये जो उदारता है,
यानी धीरता, समझने के लिए धीरता होना। जैसे जैसे समझने की ओर हमारा गति बनता है, वैसे वैसे हमारे में अवधारणाएं संस्कार रूप में टिकना प्रारंभ होना, और जो टिक जाता है वह अन्यों के लिए उपलब्ध हो पाना, और जो टिक गया, जो अन्यों के लिए उपलब्ध हो पाते के समय में हमें यह भी स्पष्ट होता है कि ये जो अन्यों को उपलब्ध हो पाना है, यही प्रयोजन भी है। नमस्ते बेटा। यानी मेरे स्वयं का जो प्रयोजन है, वो पढ़िए ना, दही प्रयोजन रख दो। व्यवस्था को बनाए रखना। हाँ, चावल बनाने। तो एक प्रकार से हम देखें तो हमें हमारा मानव होने का, जन्म से लेकर मृत्यु तक सशरीर मानव होने का, परिवार में, समाज में प्रयोजन स्पष्ट होने से हम अपने तन, मन और धन को अर्पण, समर्पण के रूप में बनाए रखते हैं। इस भाव का, ऐसे स्वभाव का, ऐसे मूल्य का नाम है उदारता। तो एक संस्मरण के रूप में मैं हमेशा पूज्य बाबा जी की उदारता को याद रखता हूं। परिवार में जो उदारताएं हमने अनुभव की हैं, हमारे में से कई बंधु भगिनी अमरकंटक भी गए। जब शुरू शुरू में मैं परिचय शिविरों के लिए आता था, पुणे, बुल्ढाना, क्योंकि रायपुर में अछोटी में जब शिविर प्रस्तुत करते थे तो हर 3 महीने में बाबा जी का आना होता ही था। और जो जो लोग प्रारंभ में संपर्क में आए, वो 1-2 बार तो अमरकंटक बाबा जी के घर हो ही आते थे। तो ऐसा एक योग संयोग बना कि पुणे और बुल्ढाना के परिवारजन हम अमरकंटक में 15-15 दिन रहे। और उदारता की जो कंसिस्टेंसी आज भी बाबा जी सशरीर न रहते हुए जो परिवार में दिखाई देती है, जैसे उदाहरण के रूप में बाबा जी से समझने के लिए कई कई दिन लोग अमरकंटक में रहते थे। प्रारंभिक दिनों का जो मैं सुनता हूं कि माता जी जो लोग समझने के लिए आते थे, उनके कपड़े भी धोते थे। कई कई दिन तक परिवार में भोजन चलता था। और अगर एक संख्या का अनुमान मैं आपको दूं तो एक बार हम और श्रीमती जी अमरकंटक गए थे, तो गिन के 40 लोग आए थे अचानक। और 1-1.5 घंटे में 40 लोगों का खाना भी
अम्बा दीदी ने बना करके तैयार किया था और खुशहाली से खिलाए थे। तो जिसे तन मन धन का समर्पण कहते हैं, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति के अनेकों क्षण, अनेकों स्मृतियां मुझे लगता है ये मेरे स्मृति चित्रों में है। पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, उस समय पुस्तकों के प्रकाशन के लिए स्वयं बाबा जी का ही धन लगता था। आज भी फिर उसमें एक तरह से बिक्री और बिक्री के बाद फिर उसका प्रकाशन, इस प्रकार से आज प्रकाशन, ये मैं कह सकता हूं पुस्तकों का, कि वह किसी डोनेशन से मुक्त है। अछोटी की गौशाला के कई उदाहरण हैं, क्योंकि इस प्रकार का काम करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उस हिम्मत को जुटाने के लिए प्रतिवर्ष बाबा जी गौशाला में धनराशि अर्पित करते थे। और उनका शैली भी बड़ा अनोखा था। धनराशि को दे करके फिर वो ऐसे कहते थे कि साधु, यानी साधन भाई का नाम लेकर के साधु कह रहा था, साधु ने दिया है। अंबाजी का नाम लेते थे, अंबाजी ने कहा है। तो उदारता के क्षणों में जो धीरता, वीरता और जो संबंधियों का ध्यान रखते हुए और उसे उदारता को प्रकट किए रहना, ये जो परिपक्वता की शैलियां पूज्य बाबा जी के सानिध्य में देखने को मिली, और ऐसी उदारता के लिए पुनः एक बार धीरता मूल्य, ये जो भाव है, यह भाव समाधान समृद्धि से, लक्ष्य से संबंधित होता है। यानी समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, यानी समाधान के लिए और समृद्धि के लिए ये दोनों बने रहना और प्रयोजन तक उसको पहुंचा पाना। ब्रह्म की स्थिति में जो पहली सीढ़ी है समाधान की, वहां धीरज टूटता हुआ नजर आता है। और इस प्रकार से हमारी मानसिकता में एक प्रकार का बिखराव नजर आता हुआ आज का मानव सब कुछ होते हुए भी धीरता रूपी, वीरता रूपी और उदारता रूपी तृप्ति बिंदुओं को अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक नहीं पहचान पा रहा है। सब कुछ है, अधिक है, परंतु प्रयोजन के अर्थ में उदार होना और दान करना, दोनों में बहुत अंतर है। दान करना उदारता नहीं हुआ, ये अंतर अब हमको समझना होगा। डोनेशंस उदारता नहीं है, क्योंकि डोनेशन में जो भाव है वह देने का भाव है, और वह कोई किसी कहीं कमी है इसलिए दे रहे। तो उसके साथ, डोनेशंस के साथ कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं, अपेक्षाएं कितनी बनी हुई हैं।
इसलिए दान कोई उदारता नहीं है, क्योंकि उसमें निरंतरता नहीं है। व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में निरंतरता होती है, और ऐसी निरंतरता का नाम है उदारता। इसलिए दान देना, कहीं अभाव में दे देना, तो हमारा भी अभाव उसमें है ही। धीरता, लक्ष्य समाधान समृद्धि के लिए धीरता, समाधान समृद्धि अन्यों में भी प्रेरणा बने के लिए वीरता, और समाधान समृद्धि अभय बना रहे उसके लिए निरंतर तन मन धन का समर्पण, ये उदारता है। तो आज के समाज में सामाजिक धन यानी कई ऐसे व्यक्ति, परिवार, वे सब अपने में जो उनको हो सकता है, विशेष करके पैसे, कहीं ना कहीं लगाते हैं, परंतु उसका प्रयोजन बिजली का सप्लाई खंडित हो गया है। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, अभी आ रही है। पहले कटी थी, अभी ठीक से है। अभी ठीक से है? ओके, हाँ हाँ। ठीक है। मतलब जहां मैं बैठा हूं सिग्नल बराबर हो रहा है। हाँ ओके। जी। तो इस रूप में समाधान समृद्धि, इस लक्ष्य में धीरता, वीरता और उदारता, इससे हम, इन मूल्यों से हम परिवार में और समाज में संपर्क और संबंधों में निरंतर लक्ष्य के प्रति हमारा भाव जागरण, भाव का विकास, प्रवृत्तियों का परिमार्जन लगातार होते रहता है। और किसी समय हमारे में वो भावों की निरंतरता होने से लक्ष्य प्राप्ति हो जाने से हम अन्यों के लिए भी भाव और लक्ष्य, मूल्य और लक्ष्य प्रेरणा के रूप में अन्यों के लिए ये बना रहता है। तो बहुत अच्छे से अब हमें, जैसा भी अभी हमारा स्थिति है, उसमें उदारता रूपी भाव की तृप्ति बिंदु हमारे में निरंतर होना, और इसलिए बचपन से ही, यानी अगर हम शिक्षा की चर्चा करें, जैसे अभी राधेश्याम भैया बता रहे थे, और ये जो प्रयास हो रहा है कि शिक्षा में विद्यार्थियों में बचपन से ही धीरता, वीरता और उदारता, इन भावों के लिए यदि रास्ता हम बना पाते हैं, तो हमें विश्वास है कि प्रत्येक विद्यार्थी शैशव, बचपन से ही और मानव मूल्यों में स्थिर होता हुआ और लक्ष्य को समझता हुआ मिलेगा।
और यही मनोविज्ञान है, ऐसा मुझको लगता है। यदि हम लक्ष्य को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे तन मन धन की सार्थकता में जो समर्पण है, उस समर्पण पर अभी हमें प्रश्न चिन्ह है, रुका हुआ है। द्वंद्व है, शंकाएं हैं, इन्हें दूर कर लेना ये एक हमारे समझने के लिए, फिर अन्यों को न्याय उपलब्ध कराने में इनमें कुछ हमारे प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, इसको कैसे करें और ये सब हम समझे कैसे, इसके बारे में हमारे प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, इनको दूर करना। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान, ये वाङ्मय पढ़ेंगे, तो वाङ्मय के साथ व्यक्ति कैसा हो, वाङ्मय से वाङ्मय को पढ़ के हमारे में विचार का प्रवेश होगा, श्रवण से व्यक्ति कैसे हो, हम एक व्यक्ति के रूप में, हम एक मानव के रूप में कैसे हो। तो हम मानव के रूप में जो हमारे में भाव का विकास होगा, उनमें ये जो 3 बिंदु हैं, धीरता, वीरता, उदारता, तो हम आज जो भी आयु के होंगे, हम आपको प्रत्येक को एक मासूमियत के साथ, जैसे मानो हम बचपन से ही इसे समझ रहे, सुन रहे। कई व्यक्ति ऐसे कमेंट्स भी देते हैं कि जैसे समझना शुरू किया तो हम क्लास 1 में हैं, नर्सरी में हैं, ऐसे कई लोग थोड़ा सा हास्य विनोद में शेयर करते हैं। तो वो उनका सोचना सही लगता है कि इतनी मासूमियत के साथ हम अपनी वापस एक बार पुनर्विचार करते हुए और समझना शुरू करते हैं, तो हमारे में धीरता, वीरता और उदारता की डिटेल जो वाङ्मय में विस्तार से मिली हुई है, और वो हमारे स्वभाव में आना, हमारी मौलिकताओं के विकास में आना, और हम प्रयोजन को पहचान पाना, इस रूप में उदारता का तृप्ति बिंदु, एक सुखद स्वभाव गति का मजबूत आधार हमें मिलने से, और हम मानव के रूप में हमारी अब पात्रता विकसित हो गई है, ऐसा कहना गड़बड़ नहीं होगा। और ऐसी विकसित पात्रता के अर्थ में अब हम दया, कृपा, करुणा, इसे पारलौकिक व्यवहार भी कहा है, ऐसे पारलौकिक व्यवहार के लिए और तैयार हो जाते हैं। तो इसकी पूर्व तैयारी के रूप में, यानी पात्रता का मतलब जीवन ज्ञान होना, जीवन के बारे में समझ पाना, और इसकी जो मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं हैं, वह सारी शंकाएं व्यवस्था को समझकर, व्यवस्था में अपने प्रयोजन को समझकर, व्यवहार रूप में अभ्यास में लाकर हम अपने भावों का विकास करते हुए और हम पात्रता अर्जित किए रहते हैं। तो हमारी पात्रता के अनुरूप हमें जीवन ज्ञान मिलना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान मिलना और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान मिलना, ये पात्रताएं हमारी तैयार होती हैं, ऐसा तो मुझे स्पष्ट होता है। इस प्रकार उदारता मूल्य मानव होने के रूप में
मुझको लगता है हमारी जिंदगी का एक परम तृप्ति बिंदु जैसा ही समझ में आता है। इस प्रकार हम प्रथम 3 मूल्य व्यवहार अभ्यास के रूप में हम स्वीकारते हुए और हम पात्रताओं को अर्जित करने के हमारे प्रयास प्रारंभ होते हैं। इन प्रयासों की सफलता आगे के 3 मूल्यों में मानव रूप में हमको स्पष्ट होती है, जिसे हम कल विश्लेषित करना प्रारंभ करेंगे। आज के दिन की अनेक मंगल कामनाएं। कल हम मिलेंगे फिर से इसी समय पर। बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अनुभवगामी विधि से हम मानव होने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? लक्ष्य को अपने मानसिकता में स्थिर करने के लिए मानव मूल्य का अभ्यास अनिवार्य है ही, और लक्ष्य निर्धारण के लिए हमें भाव होना आवश्यक है। समाधान समृद्धि के लिए धीरता, दूसरों में समाधान समृद्धि के लिए प्रयास ही वीरता, और ऐसी समाधान समृद्धि की निरंतरता बनाए रखना ही उदारता है, और ऐसी उदारता की निरंतरता से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी उपदेश के साथ भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।